हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग रोल्स थ्योरम का एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। रोल्स थ्योरम पर आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस देखे होंगे, बट ये क्वेश्चन अपने आप में काफी यूनिक, काफी शानदार क्वेश्चन है जो हमें सीधा नजर नहीं आता कि रोल्स थ्योरम यहाँ पर कैसे लग रही होगी। बट हम इसके बीच में रोल्स थ्योरम का इतना शानदार यूज कर रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली वहां से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने एक बात सीखी है कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आए, हमारा स्टेप वन वहां पर यही रहता है कि जो बातें हमें गिवन है पहले उन्हें देख लेते हैं और साथ में हमें प्रूफ क्या करना है उसे देख लेते हैं, ताकि उसके बीच का जो रास्ता है हम वो डिसाइड कर पाए कि हमें किस दिशा में जाना है, जिससे कि हम हमारे सॉल्यूशन के पास जाते रहें और सॉल्यूशन पे लास्ट में पहुंच जाए। सबसे पहली बात मुझे गिवन है कि पी ऑफ जेड मेरे पास यहां पर एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट्स, कोई दिक्कत नहीं। साथ में कहा गया है कि वहां पर एक ऐसा ए रियल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि जब मैं बात करता हूं पी ऑफ ए की, पी ऑफ ए मेरे पास नॉन जीरो हमारे पास आता है। यानी कि आप अगर उस पोलिनोमियल में ए पुट करते हैं तो जो आउटपुट निकल कर आता है वो एक अपने पास नॉन जीरो रियल नंबर निकल कर आता है। बट इसके साथ साथ मेरे पास गिवन कंडीशंस है कि अगर आप पी डैश ए निकालते हैं तो पी डैश ए मेरे पास जीरो आता है एंड पी डबल डैश ए भी मेरे पास जीरो आता है। यानी ए रियल नंबर के लिए तीन कंडीशंस मुझे गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है कि आपकी जो ये इक्वेशन है पी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, पी ऑफ जेड मेरे पास क्या है, एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन जेड। तो पी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो हमारे पास अगर मैं इक्वेशन लेता हूं तो इसका नॉन रियल रूट मेरे पास होगा कम से कम एक। यानी कि आप कह सकते हो कि एक ऐसा रूट मेरे पास होगा यहां पर जो कि रियल नंबर नहीं होगा बट कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास प्योरली वो बन रहा होगा। यानी यहां पर हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का एक कम से कम रूट यहां पर आ रहा होगा जहां पर बीटा पक्का नॉन जीरो है ना। ये बात हमें यहां पर कही गई है। अब इसे प्रूफ कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। उससे पहले जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज कर रहे होंगे हमारी रोल्स थ्योरम, तो एक बार साथ में मिलकर रोल्स थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। रोल्स थ्योरम बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल हमारे पास थ्योरम आती है, इसके एप्लीकेशन बहुत शानदार है। हमारे पास रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है और साथ में मेरे पास एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मेरे पास आता है। तीन कंडीशन ध्यान से सुनना, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हमेशा हमारे पास मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी मेरे पास जीरो बन जाए। सिंपल कहानी। इसका हमें जो फॉर्म यूज करना है ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे पास मान लो हम बात कर रहे हैं पी की, पी मेरे पास एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल मेरे पास हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। ये बात हमें बचपन से पता है ना, ये बहुत शरीफ फंक्शन होते हैं। अगर मेरे पास पोलिनोमियल मुझे ऐसा मिल गया कि पी ऑफ अल्फा मेरे पास जीरो है, पी ऑफ बीटा मेरे पास जीरो है, यानी ऐसे दो पॉइंट्स मेरे पास है अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट मेरे पास लेकर चल रहे हैं कि पी ऑफ अल्फा जीरो बन जाए, पी ऑफ बीटा जीरो बन जाए, तो हम लोग हमेशा रोल्स थ्योरम का यूज कर कर कह पाएंगे कि यहां पर हमारे पास एक ऐसा सी होगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा सच दैट, हम यहां पर अल्फा को बीटा से छोटा लेकर चल रहे हैं, ठीक है, सच दैट पी डैश सी मेरे पास जीरो बन जाए। हम रोल्स थ्योरम के इस वर्जन का यूज हमारे इस क्वेश्चन में कर रहे होंगे। आई होप सभी लोगों को बात नजर आती है। हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो का मेरे पास कम से कम एक नॉन रियल रूट होगा। अब आप लोगों को याद आएगा हम लोग हमारे काफी क्वेश्चंस में एक टेक्निक यूज कर चुके हैं जिसे हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कि हमें बेसिकली जो कहा गया है ना, हम उससे उल्टा मानकर चलते हैं और बाद में हमारे पास कोई ना कोई ऐसी जगह आ जाती है जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, जिससे कि हम कह देते हैं कि हमने जो माना था वो गलत था और हमारा जो प्रूफ होता है वो वहां पर हो जाता है। बड़ी शानदार, बड़ी महत्वपूर्ण टेक्निक हमारे पास प्रूफ्स के लिए। अब यहां पर हम लोग सेम काम करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं कि मान लेते हैं सपोज दैट हम लोगों को प्रूफ लिखने कैसे होते हैं ये भी यहां पर साथ में सीखते हुए चलना है ना। जब भी आप किसी पीएचडी एंट्रेंस के लिए जाएंगे या कहीं पर भी आप अगर अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली प्रूफ को मैथमेटिकल वे में लिखना कैसे है
ये भी आना चाहिए, तो वो चीज भी साथ में सीखते हुए चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सपोज दैट ऑल रूट्स ऑफ पी, ऑल रूट्स ऑफ पी आर रियल। मेरे पास ये जो पोलिनोमियल आई है इसके सारे के सारे रूट हम लोगों ने मान लिया रियल है। अब p मेरे पास एक पोलिनोमियल है, तो साथ में ये भी मान लेते हैं कि मेरे पास इसकी जो डिग्री है मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड लेट डिग्री ऑफ p इज इक्वल टू n, यानी कि जो हाईएस्ट मेरे पास z की पावर अवेलेबल है मेरे पास p में, वो हमारे पास z की पावर n हमारे पास है। तो एक बात याद कीजिएगा, अगर डिग्री p मेरे पास जो आ रही है वो इक्वल टू n आ रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज जो मेरे पास p ऑफ z पोलिनोमियल होगा, है ना, उसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख पाऊंगा। सारे रूट्स हमने क्या माना, रियल है। अगर सारे रूट्स मेरे पास रियल है तो मान लेते हैं कि एक मेरे पास R1 रूट है, एक मेरे पास इसका R2 रूट है, एक मेरे पास R3 रूट है, और एक इसका RK मेरे पास रूट आ रहा है। अब एक बच्चे ने यहाँ पर अच्छा सवाल मन में आया होगा कि अगर मेरे पास सर यहाँ पर n रियल रूट है तो आप यहाँ पर z माइनस R1, z माइनस R2, z माइनस Rn तक ही क्यों नहीं लेकर चलेंगे। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास सारे रूट्स रियल है, डिग्री ऑफ pn है, तो मेरे पास ऐसे कुछ रूट्स भी तो हो सकते हैं जो खुद को रिपीट कर रहे हो। मान लो R1 वहां पर 2 बार आ रहा हो, R2 मेरे पास 3 बार आ रहा हो, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास बनती है। अगर मैंने z माइनस R1, z माइनस R2, z माइनस R3, z माइनस Rn लिख दिया तो मेरे पास हो सकता है इनमें से कुछ फैक्टर्स सेम आ रहे हैं, तो मैं उस चीज से बचना चाहता हूं। उसे बचा कैसा जाता है अपने पास प्रूफ करते हुए, हम लोग यहाँ पर सिंपली एक काम करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर हमने रियल रूट्स माने हैं R1, R2, RK, हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर z माइनस R1 n1 टाइम्स आया है, z माइनस R2 n2 टाइम्स आया है, z माइनस RK मेरे पास nk टाइम्स आया है। सच दैट यहाँ पर मैं दो कंडीशंस के ऊपर बात कर रहा हूं, जिससे कि हमारा जो p ऑफ z है पूरे तरीके से हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। कैसे, हमारे पास मैं पहली चीज मानकर चल रहा हूं कि R1, R2, RK मेरे पास रियल नंबर्स हैं, तो मैंने जब इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो मैं R1 को R2 से छोटा, R2 को R3 से छोटा, लेस देन RK लेकर चल रहा हूं। यानी कि मैं यहां पर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, जिससे कि हमारा जो वो वाला केस था ना कि z माइनस R1 एक बार आ गया, आगे भी z माइनस R1 कहीं आ जाए, हमने उसको पूरे तरीके से रिमूव कर दिया। साथ में हमारे पास मैंने क्या कहा, सारे रूट्स क्या होंगे, रियल रूट होंगे, और सारे रूट्स यहां पर मौजूद होने चाहिए। यानी कि अगर मान लो R1 n1 टाइम्स आया, R2 n2 टाइम्स रूट आया, RK nk टाइम्स रूट आया, तो हमारे पास यहां पर जो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk मेरे पास आना चाहिए, वो मेरे पास कितना आना चाहिए, वो इक्वल टू n आना चाहिए। अब यहां पर कई बार जब भी किसी बुक में ऐसी लैंग्वेज लिखी हो या कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले इस लैंग्वेज में, तो हमें परेशान कर देता है कि ये हमारे पास नोटेशंस में क्या बात हो रही है। याद रखिएगा, जब भी आप मैथमेटिक्स में कहीं पर फंसो और चीजें बहुत जनरलाइज फॉर्म में हो, तो उसे एक बार समझने के लिए आप उसको छोटे से एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हो। मान लो किसी को समझने में दिक्कत आ रही है, तो उस बच्चे ने क्या किया कि सर मान लेते हैं मेरे पास डिग्री ऑफ p ऑफ z मेरे पास 5 आती है, तो मैं इसको z माइनस 1 का स्क्वायर, z माइनस 2 की पावर 3 मान लो इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं। तो क्या आप आपको दिख पा रहा है कि हमने जो कंडीशन लगाई है, R1 इक्वल टू 1 है, R2 इक्वल टू 2 है, N1 इक्वल टू 2 है, N2 इक्वल टू 3 है, N1 प्लस N2 यानी टोटल नंबर ऑफ रूट्स अपने पास n आने चाहिए, और 3 प्लस 2 मेरे पास 5 आ रहे हैं। जस्ट हमने इसका जनरलाइज्ड वर्जन लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर p ऑफ z पोलिनोमियल गिवन नहीं है, हम उसे इन जनरल प्रूफ करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कोई जनरलाइज्ड फॉर्म में कहा कि कोई भी पोलिनोमियल मेरे पास यहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, सारे रूट्स मेरे पास रियल आ रहे हैं, और मैंने यहाँ पर बात कर दी अपने पास R1, R2, RK इस तरीके से इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, एंड N1 प्लस N2 प्लस NK इक्वल टू n आ रहा। आई होप सभी लोग यहां तक साथ हैं। अब यहां पर एक बात आप लोगों को चमकनी चाहिए कि मेरे पास यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं स्टेप 3 की, कि अगर मेरा जो p ऑफ z आ रहा है, अगर मेरे पास जो p ऑफ z आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है कि आपके पास जो R1 रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी n1 है, यानी मेरे पास वो n1 टाइम्स आता है, जो R2 रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी मेरे पास n2 है, एंड RK की मेरे पास जो मल्टीप्लिसिटी है वो मेरे पास nk आ रही है। अब यहां पर एक बात बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपने मान लीजिए
एक एग्जांपल उठाया, पी ऑफ जेड इक्वल टू z माइनस वन का स्क्वेयर मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, वन मेरे पास इसका रूट बनता है 2 टाइम्स, यानी मेरे पास यहाँ पे जो रूट है वन उसकी मल्टीप्लिसिटी मेरे पास 2 आती है। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वन डेरिवेटिव का रूट भी बनेगा, बट मेरे पास इसकी मल्टीप्लिसिटी मेरे पास कितनी आ रही होगी, वन, ये मेरे पास एक ही बार रूट बन रहा होगा। यानी जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो मल्टीप्लिसिटी मेरे पास एक वैल्यू से कम हो जाती है। तब याद रखिएगा कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, है ना, हमारे पास p ऑफ z को, इफ वी डिफरेंशिएट p ऑफ z, तो हमारे पास हमें एक बात नजर आएगी, इफ ri has multiplicity ni, then it becomes a root of p dash z of multiplicity, कितने से कम हो जाएगा, एक बार डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास मल्टीप्लिसिटी ni माइनस वन, जहां पर हमारा हम ni जानते हैं कि वो एक या एक से बड़ा आ रहा होगा, तभी तो मेरे पास वो रूट बना, है ना। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई मेरे पास सिंगल टाइम रूट बना है, मान लो, है ना, कि मेरे पास p ऑफ z में अगर एक टर्म होती मान लो z माइनस थ्री, उसकी कोई पावर नहीं, सिंगल मेरे पास पावर वन आ रही है, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो फिर वो रूट बच ही नहीं पाएगा, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी बन जाएगी, अपने पास वन माइनस वन जीरो, तो वो रूट नहीं बन पाएगा। और ये बात आपको नजर भी आती है कैसे, हमारे पास मान लो p ऑफ z अगर आपने चूज कर लिया z माइनस थ्री, सिर्फ ये अपने पास पॉलिनोमियल, क्या z इक्वल थ्री इसका रूट है, हाँ, अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा वन, और z इक्वल थ्री इसका रूट नहीं बन पाएगा। जस्ट मैं एग्जांपल्स यहां पर ले रहा हूं, आप लोगों को प्रूफ लिखते हुए इसकी आवश्यकता नहीं है, ताकि हमें चीजें ज्यादा क्लियर हो रही। हम लोग यहां से शुरुआत की, हमने क्या कहा, हमने जनरल एक पोलिनोमियल ले लिया जहां पर हम लोगों ने कंडीशंस जो गिवन थी उसके हिसाब से बात की। अब मैंने यहां पर एक बात ऑब्जर्व की कि मेरे पास अगर आर आई अपने पास रूट बनता है पी ऑफ जेड का विद मल्टीप्लिसिटी एन आई, तो आर आई रूट बनेगा पी डैश जेड का विद मल्टीप्लिसिटी एन आई माइनस वन। ये बात मुझे नजर आती है। अब इससे मुझे एक बात नजर आई, ध्यान से अपने पास यहां पर इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, यानी मेरे पास जो टोटल सच रूट्स आ रहे होंगे, यानी कि मुझे एक बात पता है कि मेरे पास आर आई एक रूट बना था पी ऑफ जेड का कितनी बार, मेरे पास एन आई टाइम्स। अब हमारे पास जो आर आई है वो रूट बनेगा पी डैश जेड का कितनी बार, एन आई माइनस वन टाइम्स, यानी कि मेरे पास आर वन कितनी बार रूट बनेगा, एन वन माइनस वन टाइम आ रहा होगा। मेरे पास आर टू एन टू टोटल सच रूट्स ऑफ पी डैश जेड, आर टू एन टू माइनस वन, लास्ट में आर के एन के माइनस वन टाइम्स आ रहा होगा, यानी ये एन वन प्लस एन टू प्लस एन के, जो कि एन बनता है एन माइनस के। मेरे पास पी डैश जेड के सीधे हमें एक बात नजर आई कि एन माइनस के ऐसे रूट्स तो मिल रहे होंगे, और वो रूट्स कौन से होंगे, मेरे पास वहां पर आर वन आर वन आर वन एन वन माइनस वन टाइम्स, आर टू आर टू आर टू एन टू माइनस वन टाइम्स, और एन के माइनस वन टाइम्स मेरे पास ऐसे ही हमारा आर के आ रहा होगा। यहां तक हमें बात नजर आनी चाहिए। अब एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा, हमारे पास यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप थ्री की, और यही वो सबसे क्रूशियल स्टेप है जहां पर हम लोग बात करेंगे हमारी रोल्स थ्योरम की। अब आपको एक बात पता है कि आपका जो R1 है वो लेस देन R2 है ना, और R1 मेरे पास रूट बनता है आप लोगों के P ऑफ Z का, आपके पास R2 जो है वो रूट बनता है P ऑफ Z का। हमारे पास P ऑफ R1 इक्वल टू जीरो है, P ऑफ R2 इक्वल टू जीरो है, तो क्या मुझे एक बात नजर आई कि हमारे पास यहां पर एक ऐसा अपने पास S1 एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट S1। हमने वो ऑर्डर क्यों लिया था, R1 लेसन R2, आपको नजर आएगा, जिस रीअरेंज कर दिया था हम लोगों ने, बट उससे फायदा ये हुआ कि हम यहां पर ये नोटेशन लिख पा रहे हैं कि S1 मेरे पास बिटवीन R1 एंड R2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट P डैश S1 इज इक्वल टू जीरो मेरे पास, बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम। हम रोल्स थ्योरम को यहां पर यूज कर रहे हैं
कि हमारे पास R1 एंड R2 के बीच में पक्का एक S1 रूट मिल रहा होगा, यानी S1 ना तो R1 के बराबर ना S1 मेरे पास R2 के बराबर। सिमिलरली R2 एंड R3 के बीच में S2 मिलेगा, हाँ या ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम between each pair Ri and Ri plus 1, there exists a point Si with Ri less than Si लेस देन Ri प्लस 1। जैसे हमने बात की थी R1 R2 के बीच में S1, R2 R3 के बीच में S2, हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी हमें सीखते हुए चलना है। सच दैट P डैश Si इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर I कहां से कहां जाएगा, 1 2 3 और k माइनस 1 तक। क्यों, लास्ट में Rk माइनस 1 एंड Rk मिलेगा, उनके बीच में भी एक रूट Sk माइनस 1 बैठा होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास हमें एक बात नजर आई कि आप जब बात करते हैं P डैश Z के बारे में, तो P डैश Z को लेकर आपके पास कौन कौन से रूट अब बैठे हुए हैं, है ना। P डैश Z मेरे पास जो R1 है वो इसका रूट बनता है N1 माइनस 1 टाइम्स, R2 है वो इसका रूट बनता है N2 माइनस 1 टाइम्स, और आपके पास जो Rk है वो इसका रूट बनता है Nk माइनस 1 टाइम्स। आपने कहा R1 एंड R2 के बीच में एक S1 मिलेगा, वो इसका रूट बन रहा होगा। R2 एंड R3 के बीच में S2 है वो इसका रूट मिल रहा होगा, और आपके पास ऐसे ही Rk माइनस 1 एंड Rk के बीच में एक आपको इसका रूट मिल रहा होगा। यानी कि आप यहां पर एक बात कह सकते हैं ना कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स आएंगे P डैश Z के, टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ P डैश Z हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएंगे। मुझे पता है ना R1 उसका रूट है N1 माइनस 1 टाइम्स, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं N2 माइनस 1 टाइम्स, सो ऑन अप टू Nk माइनस 1। ये सारे रूट्स मेरे पास R1 R2 Rk डिस्टिंक्ट, और ये कितने नंबर ऑफ रूट्स है, 1 2 3 k माइनस 1 तक जा रहा है, प्लस में k माइनस 1। अब हमें याद है कि ये मेरे पास क्या बनता था, n माइनस k प्लस में k माइनस 1, k से k कैंसिल हुआ, ये मेरे पास बन गया n माइनस 1। यानी मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स आ रहे होंगे मेरे P डैश Z के, वो हमारे पास n माइनस 1 से ज्यादा है, बराबर आएगी। अब आप लोगों को तो याद है ना कि मेरे पास जब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे मान लो P ऑफ Z इक्वल टू अपने पास Z स्क्वायर प्लस 5 है, डेरिवेटिव लोगे डिग्री कितनी बन जाएगी, 1। यानी जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है तो डिग्री एक कम हो जाती है। अगर मेरे पास P ऑफ Z एक n डिग्री का पोलिनोमियल था तो P डैश Z मेरे पास एक n माइनस 1 डिग्री का पोलिनोमियल आ रहा होगा, और n माइनस 1 डिग्री के पोलिनोमियल के मेरे पास जो रूट्स है वो n माइनस 1 ही तो होते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर रियल रूट्स के बारे में बात की जाए n माइनस 1 ही बन रहे होंगे, यानी कि आपके पास के टोटल नंबर ऑफ रूट्स n माइनस 1 ही बन रहे होंगे। और अब आपको उन सारे n माइनस 1 रूट्स के बारे में पता है वो कौन कौन से बन रहे होंगे। R1 बनेगा n1 माइनस 1 टाइम्स, R2 बनेगा n2 माइनस 1 टाइम्स, Rk बनेगा Nk माइनस 1 टाइम्स, और S1 S2 Sk माइनस 1 इसके रूट्स बन रहे होंगे। ये मेरे पास कंप्लीट लिस्ट है किसकी, रूट्स ऑफ P डैश Z की। आई होप सभी लोग यहां तक साथ हैं। अगर कुछ लोग भटक गए हैं तो एक बार सारे स्टेप्स को ध्यान से देखना, हमने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट समझने के लिए हम लोग यहाँ पर समय लगा रहे हैं, अदरवाइज प्रूफ बहुत जल्दी होता है। कैसे, आपने P ऑफ Z जैसे यहाँ पे चूज किया, आपको बात नजर आएगी P डैश Z के बारे में बात करेंगे तो इन सारे रूट्स की मल्टीप्लिसिटी अपने पास एक एक कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा मुझे n माइनस k रूट्स के बारे में पता है। अब जो हमारे पास और रूट्स है वो कहां से आएंगे, रोल्स थ्योरम का यूज करके। वो S1 S2 Sk माइनस 1 रूट्स आप लोग निकाल कर लेकर आए कहां से, मेरे पास R1 R2 के बीच में S1, R2 R3 के बीच में S2, इस तरीके से आप लोग बाकी रूट्स भी निकाल कर ले आए। अब हमारे पास हमें लिस्ट नजर आई कि मैंने अभी तक इतने रूट्स निकाल दिए, फिर मुझे नजर आया कि ये टोटल कितने बनते हैं n-1, और मेरे पास P डैश Z की डिग्री ही n-1 है, यानी कि मेरे पास अब पूरी लिस्ट है हमारे P डैश Z के रूट्स के बारे में। अब हमारे पास यहां पर हम लोग लास्ट स्टेप के बारे में बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास P डैश Z के सारे रूट्स की लिस्ट बैठी हुई है। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखने वाली बनती है, उसे गौर से देखिएगा। हमारे पास
हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम एक बड़ा शानदार आर्ग्यूमेंट यूज करने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो हमने k-1 रूट्स निकाले हैं हमारे S1, S2, S3 और Sk, हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि S1 इसका रूट बनता है P डैश S1 इक्वल टू 0 मेरे पास आता है। अगर P डबल डैश S1 भी मेरे पास अगर 0 बन गया तो इसका मतलब होता है कि S1 मेरे पास डबल रूट आ रहा है P डैश का, डबल रूट ऑफ S1 मेरे पास, डबल रूट ऑफ P डैश मेरे पास ये बन जाएगा P डैश से। बट क्या ऐसा हो सकता है? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, ये टोटल कितने बनते हैं n-1 मेरे पास रूट्स बन रहे हैं आप लोग के पी डैश जेड के। अब अगर s1 मेरे पास यहां पर 2 बार आ गया तो n-1 प्लस 1 यानी मेरे पास n रूट्स बन जाएंगे। क्या किसी n-1 डिग्री के पोलिनोमियल के n रूट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यानी कि मुझे एक बात नजर आई, यहां पर r1 n1-1 टाइम्स आया है, r2 n2-1 टाइम्स आया है, nk-1 टाइम्स आया rk, ये सारे मेरे पास यहां पर सिंगल सिंगल टाइम आ रहे होंगे, यानी कि मेरे पास डबल रूट नहीं बनेंगे। डबल रूट मेरे पास कब बनता है कोई भी S1 कि मेरे पास P डैश S1 तो 0 है ही, साथ में डेरिवेटिव भी 0 हो, ये कंडीशन होती है डबल रूट की। आई होप सभी लोगों को बात पकड़ में आती है। यानी कि मेरे पास अगर P डबल डैश S1 ही मेरे पास 0 बन गया तो S1 डबल रूट बन जाएगा, बट डबल रूट बनना पॉसिबल नहीं है। यानी कि मुझे एक बात यहां से निकल कर आती है कि P डैश S1 मेरे पास यहां पर 0 आता है और S1 मेरे पास डबल रूट नहीं बनता, यानी कि S1 मेरे पास सिंगल रूट बनता है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं P डैश S1 मेरे पास 0 है, बट P डबल डैश S1 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर P डबल डैश S1 मेरे पास 0 बनता तो मेरे पास S1 एक डबल रूट बनेगा, जो कि हमारे पास हमारे नंबर ऑफ रूट्स को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से बड़ा कर दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम आर्ग्यूमेंट से आप कह सकते हो, है ना, सेम आर्ग्यूमेंट से आप कह सकते हो कि P डबल डैश ऑफ Si मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 आएगा फॉर एवरी i इज इक्वल टू, ना तो P डबल डैश S1 0 हो सकता, ना P डबल डैश S2, ना P डबल डैश Sk-1 0 हो सकता, ये सारे नॉन जीरो आ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम लोगों को गिवन है कि मेरे पास जो P ऑफ अपने पास z आती है वो सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, P ऑफ ए नॉन जीरो, P डैश ए जीरो, P डबल डैश ए जीरो। हमने क्या कहा अभी तक? अगर मेरे पास एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल आती है रियल कोएफिशिएंट्स के साथ, अगर उसके सारे रूट्स मेरे पास रियल आते हैं तो हमारे पास, हमने अभी तक इतनी सारी बातें निकाली कि अगर उसके सारे रूट्स मेरे पास रियल आते हैं तो P डैश z में मेरे पास ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही होगी कि अगर R1 मेरे पास रूट बनता है n1 टाइम्स P ऑफ z का, तो वो n-1 टाइम्स बनेगा P डैश z का। अगर वो बनता है मेरे पास रूट n2 टाइम्स मेरे पास R2 अगर P ऑफ z का, तो अपने पास n2-1 टाइम्स बन जाएगा P डैश z, और अपने पास ये S1, S2, Sk-1 रूट्स भी आ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर a मेरे पास एक ऐसा रियल नंबर है कि P ऑफ a मेरे पास नॉन जीरो आता है, अब अगर P ऑफ a मेरे पास नॉन जीरो आता है तो मुझे पता है ना कि P ऑफ z के रूट्स कौन कौन थे? R1, R2, Rk। अब अगर मेरे पास P ऑफ a नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि a मेरे पास ना तो R1 हो सकता, ना R2 हो सकता, ना Rk हो सकता, क्योंकि इन सब पे तो P ऑफ z मेरे पास जीरो बनता है। पहली बात चमकी। दूसरी बात, मेरे पास जो P डैश ए है वो मेरे पास जीरो आ रहा है, यानी मेरे पास अगर P डैश ए जीरो आ रहा है और मुझे पता है कि P डैश जेड के रूट्स मेरे पास कौन से बनते हैं, P डैश जेड के मेरे पास केवल यही रूट्स पॉसिबल है। अब A मेरे पास ना तो R1 है, A ना तो R2 है, A ना तो Rk है, यानी A मेरे पास पक्का इन्हीं k-1 चॉइस में से कुछ बचेगा। यानी कि मेरे पास, हम यहां पर कह रहे हैं कि इफ P डैश ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इट इंप्लाइज या तो A मेरे पास बनेगा S1 या S2 या Sk-1। इसको ही मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? इजी है वे, क्या? A इज इक्वल टू Si फॉर सम i, है ना। मेरे पास किसी एक i के लिए, जहां पर ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, k-1 भी हो सकता है, a इक्वल टू SI आएगा। अब अगर मेरे पास a इज इक्वल टू SI आ गया
तो मुझे पता है ना, इसका मतलब है कि पी डबल डैश ए जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात की, क्योंकि पी डबल डैश एस आई जीरो हो ही नहीं सकता। तो अगर मेरे पास पी ऑफ जेड हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है और साथ में बनता है मेरे पास एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके सारे रूट्स रियल आते हैं, तो वो सेटिस्फाई करेगा यहां तक की कंडीशंस को। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो पी ऑफ ए नॉन जीरो ने इंप्लाई किया ये, पी डैश ए जीरो ने इंप्लाई किया ये, तो पी डबल डैश ए कभी जीरो आ ही नहीं सकता। जबकि गिवन है कि हमारे पास पी डबल डैश ए तो जीरो हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन निकल कर आती है। यानी हमने जो शुरुआत में माना था वो बात गलत थी, कि हमने माना था कि इस पोलिनोमियल के सारे रूट्स मेरे पास रियल आ रहे होंगे, ये बात गलत है। यानी कि मेरे पास कम से कम एक नॉन रियल रूट यहां पर आ रहा होगा। लास्ट में हम लिखेंगे इट इंप्लाइज P of z is equal to 0 must possess at least one non-real root। अब ये हमने प्रूफ किया। जहां पर भी आप लोगों को कभी भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में या कहीं भी आप लोगों से पूछा जाए इसका प्रूफ, तो आप वो लिख पाएंगे। बट साथ ही साथ आज हमारे पास सीखने लायक टेक्निक भी बन गई है। क्या? कि अगर आपको कभी भी कोई कांस्टेंट अपने पास नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल दे दिया जाए और आपको वहां पर एक ऐसा रियल नंबर ए मिल जाए कि जहां पर पी ऑफ ए तो अपने पास नॉन जीरो आता है, साथ में पी डैश ए एंड पी डबल डैश ए मेरे पास जीरो बन जाते हैं, तो आप वहां पर कह पाएंगे कि वहां पर 100% आपके पास जो पोलिनोमियल इक्वेशन आ रही है उसका नॉन रियल रूट आपको हमेशा मिल रहा होगा। ये बात वहां पर आप लोग बड़े आसानी से कह पाएंगे। तो इसको एज अ टेक्निक अपने पास रखो, बट साथ में इसका प्रूफ बड़ा शानदार है। आई होप आप लोगों ने इसके प्रूफ को एंजॉय किया होगा। और अगर आपको ये पूरा प्रूफ समझ आता है बिल्कुल जैसा हमने समझने की इसको कोशिश की है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख कर बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे ये बात आप लोगों की जो ये बात है मुझ तक पहुंच पाए कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से सीखा। देखिए, ये प्रूफ जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो टेक्निक्स हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे हमारे पास हर क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है। बट अगर हम लोग अपना जो मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं पेशेंस लेवल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस का यूज करके उसे बढ़ाएंगे, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस की हुई है वो क्वेश्चन आए वो तो आप कर ही पाएंगे। बट अगर वहां पे कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको सोचना पड़ता है, जैसे कि नेट के एग्जाम में पार्ट सी में क्वेश्चंस आते हैं, आजकल पार्ट बी में भी क्वेश्चन अच्छे आने लगे हैं, तो वहां पर आप लोगों को इन चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। आई होप आप लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए भी के लिए बातों यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मेरा एक बहुत पसंदीदा क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही होंगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।